माय डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम SAT.1 कर रहे हैं। SAT.1 यानी स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। वो स्टूडेंट जो लंड में या अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए SAT.1 ज़रूरी है। ठीक है, तो SAT.1 स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये अमेरिकन, अगेन आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट दैट दिस इज़ फॉर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, नेमली हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटी, मैगिल एंड थिंग लाइक दैट। तो चलें फिर हम आज करते हैं SAT.1। SAT.1 में जो वर्बल पोर्शन है हम करेंगे राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट। राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट, तो चलें हम करते हैं इसको। ये इस तरह है कि जब ये जो पैरा है, पैरे के बिल्कुल सामने 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, यानी पहला है नो चेंज, ठीक है, दूसरा B, C और D, 4 ऑप्शन है। आपने देखना कि कौन सा इसका आंसर सही है ग्रामेटिकली। अगर आपका ग्रामर पर 100% अबूर है, इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट इन ग्रामर, देन दिस राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू। इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम करते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट म्यूजिक फॉर्म टू ऑर्गेनाइज इन द यूनाइटेड स्टेट वाज जैज। अब इसमें पहला क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द अर्लीस्ट। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है A, नो चेंज, दूसरा है B, वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट, तीसरा है C, द मोस्ट अर्ली, और चौथा है D, द अर्लीस्ट। अब हमने देखना है कि इसका आंसर क्या है। क्या ये नो चेंज है, या B है, या C है, या D है? तो चलें हम इसको ग्रामेटिकली करते हैं। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन, इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट इन ग्रामर, if you have a lot of grip in grammar, then it becomes very easy for you to get admission in American University, Lums and things like that. तो चले फिर हम करते हैं ये पहला वाला, वन ऑफ द अर्लीस्ट। 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है नो चेंज, दूसरा है वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट, और C है द मोस्ट अर्ली, और D है द अर्लीस्ट। अब विच शुड बी योर आंसर? इसका जो आंसर बनेगा वो है नो चेंज। इज दैट क्लियर? नो चेंज। नाउ लेट अस एनालाइज व्हाई नो चेंज। व्हाई नो चेंज इज आवर आंसर। इसमें देखिएगा जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट, यू नो, अर्लीस्ट इज द करेक्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव टू रेफर ऑल द म्यूजिक। इज दैट क्लियर? द ग्रामेटिकली ये है कि अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जो है कि जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब सबसे अच्छी। तो चले फिर हम इसको, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, वन ऑफ द अर्लीस्ट म्यूजिक फॉर्म टू ओरिजिनेट इन द यूनाइटेड स्टेट वाज जैज। तो हमारा आंसर फिर बनेगा नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इसलिए कि अर्लीस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये करेक्ट है क्योंकि इट ट्राई टू रेफर टू ऑल म्यूज़िक। तो B को जब हम देखेंगे, मिसाल के तौर पर जब हम B को देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट, ये याद रखिए कि मोस्ट जो है इसके साथ अर्लीस्ट नहीं आता, ये इनकरेक्ट है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और अगला जो है द मोस्ट अर्ली, द मोस्ट अर्ली विच डू नॉट ट्राई टू कम्युनिकेट। जब हम ईएस्ट की बात करेंगे तो ये बात गलत होगी। इज दैट क्लियर? तो अगला है द अर्लीस्ट। अब द अर्लीस्ट जो है D। अब वैसे तो D ये द अर्लीस्ट ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है। वो मसला क्या है? लेट अस डिस्कस। ऑल्दो इट यूजेस द राइट एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव तो बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन इट ट्राई टू क्रिएट ए subject and object problem. The subject does not agree with the that of a object.
तो लिहाजा हमारा ए इज़ अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम अगला करते हैं। known as Tuli and American became one of its origin in several locations in Middle America, comma. The music developed almost simultaneously in New York, comma, New Orleans, comma, St. Lucius, Kansas City and Chicago। ठीक हो गया। अब हम दूसरा कर रहे हैं, तो चलिए एनालाइज करते हैं दूसरे को। पहला है नो चेंज। नो चेंज में कोई सेंस नहीं बनती, ग्रामेटिकली कोई सेंस नहीं बनती, और हमारा फिर आंसर बनेगा बी। बी बी द करेक्ट बिकॉज वी नीड सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव। वी नीड सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव, और जो इट्स है इट्स नॉट अ वर्ड, और डी भी इनकरेक्ट है। तो चले फिर हम आगे चलते हैं नंबर 3। वी मूव टूवर्ड नंबर 3। इज दैट क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं, अब गौर से देखिएगा, अब हम इसको पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? एट द स्टार्ट ऑफ द 20th century, comma, musicians all along the Mississippi River, familiar with West African folk music, blended it with European classical music. From the early 19th century, this combination was adopted by artists in the region who began to use minor chord आएगा भाई, and syncopation in their own music। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? वी हैव 4 ऑप्शन, ये है 4 ऑप्शन। अब आप देखिएगा 4 ऑप्शन है हमारी। तीसरी जो है नो चेंज, नो चेंज, दिस इज इनकरेक्ट। इज दैट क्लियर? और बी पे अब आप आ जाएं, बी में बी syncopation in their own music। Is that clear? B is our answer, B should be our answer। क्यों? उसकी वजह यह है, B is trying to use phrase ragtime and blues, and it should be shut off from the rest of the sentence with a comma। Is that clear? तो ये कॉमा से होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हमारा फिर आंसर बनेगा बी। बी इज अवर आंसर। और अगला जो सी है, syncopation in their own music, ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट ट्राई टू सेपरेट preposition एंड फ्रेज। ठीक हो गया। और डी इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। डी में वो कहता है syncopation in their own music, तो there is no, I mean that was a comma over here, so that's why we move towards the next one। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया है। अब हम 4th की तरफ आएंगे, नंबर 4। इज दैट क्लियर? नंबर 4 की तरफ हम आएंगे। नंबर 4 है, नंबर 4 eventually। इज दैट क्लियर? eventually, comma, a different music style developed based on a blend of the many different culture in America at the time, full stop। और अब आप शुरू करते हैं अगला। ठीक है? It was American jazz। It was American jazz। ठीक हो गया? It was American jazz। तो ये हमारा 5वां है। लेकिन इससे पहले कि हम 5वां करेंगे तो हम इसका 4th पहले कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। यह है eventually a different music style developed, semicolon।
अब इसमें मसला क्या है, मसला यहाँ पर ये है ए में नो चेंज में कि इट ट्राई टू कम्युनिकेट सेमी कोलन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी तो फिर सेमी कोलन आएगा, लिहाजा ये गलत है, ए इज़ रॉन्ग। ए क्यों रॉन्ग है, उसकी वजह यह है कि ए में ख़ास तौर पर उसने ये किया है कि सेमी कोलन दे दिया है। सेमी कोलन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, ठीक है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज तब हम लगाते हैं जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। तो ये पहली इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, क्लॉज है, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है, लिहाजा यहाँ पर कॉमा सेमी कोलन गलत है, यहाँ पर आएगा कॉमा। इज दैट क्लियर? और बी ने उस क्या किया है, स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन, ठीक है, स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन, तो इट ट्राई टू एलिमिनेट सेमी कोलन, तो बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। और सी में देखें स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन, स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन, ये भी गलत है। और अगला है स्टाइल कॉमा ड्वेल बेस्ड ऑन, ये स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन, ये अब देखें मैं पहले आपको बताता हूँ सी का, ये इनकरेक्ट है। क्यों? इट ट्राई टू इंसर्ट ए कॉमा बिटवीन ए preposition एंड इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, तो लिहाजा हमारा आंसर फिर बनेगा बी, बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। और आगे हम आ जाएंगे पांचवें की तरफ, फिफ्थ तो कहता है इट वॉज अमेरिकन जैज एंड बिकेम द फर्स्ट इंडिजिनस अमेरिकन स्टाइल टू इफेक्ट म्यूजिक इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अब हम पांचवा कर रहे हैं। पांचवा जो है, ये पहला जो है नो चेंज, ये इज नॉट अवर आंसर। और जो है पांचवे का ए, लेट अस डिस्कस पांचवे का ए। इसमें हम देख सकते हैं कि देर आर सेवरल सिंगुलर नाउन्स इन द सेंटेंस प्रीवियसली। अगर पहले आप देखें तो उसमें उसने स्टाइल, ब्लेंड, अमेरिका, द टाइम, इज दैट क्लियर? दैट कुड बी एंटेसिडेंट फॉर द प्रोनाउन इट, ये प्रोनाउन इट का एंटेसिडेंट होना चाहिए था, तो लिहाजा ये गलत है। तो हमारा फिर आंसर बनेगा पांचवें का बी, बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर, because it tried to replace the pronoun with the appropriate noun. Is that clear? So B is our answer. तो चले फिर हम आगे चलते हैं, नंबर 6 की तरफ आप आ जाए। नंबर 6, we move number 6. Therefore, his family moved to Chicago. अब इसमें क्या मसला है? अब ये मसला क्या है इसमें नंबर 6 का? Therefore indicates cause and effect relationship. ये it try to move you from one place to another. लेकिन चूंकि हम बात यहाँ कर रहे हैं कंट्रास्टिंग की, इज दैट क्लियर? यानी therefore जो है, ये 6 जो है, ठीक है, पहला नो चेंज जो में है, इसमें प्रॉब्लम यह है therefore indicates cause and effect relationship, whereas we don't need it. It is because of the fact that we need contrasting things. If we try to communicate the contrasting thing, then definitely C is our answer. C is our answer. C should be our answer. Is that clear? C is our answer. Number 6. C. But try to create the contrast. Is that clear? तो चले फिर हम करते हैं अब हम अगला करते हैं, नेक्स्ट वन नंबर है 7। अब हम 7 की तरफ आएंगे। इज दैट क्लियर? 7 की तरफ हम आएंगे
तो चले फिर हम करते हैं नंबर 7। नंबर 7 है, आफ्टर graduating from high school in Chicago, Cap got his first performance in a review called Plantation Days. ठीक है, his strong and impressive voice soon gained him popularity in the top jazz circle of the United States. Is that clear? ये थी बात। अब हम कर रहे हैं अपना 7 कर रहे हैं। 7 में ए है नो चेंज और दिस इज अवर आंसर, क्योंकि इसमें देर इज नो पंक्चुएशन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन, सो दैट्स वाई ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। ठीक है, और बी जो है ट्राई टू इंसर्ट ए कॉलन. A B is trying to insert a colon which is used to introduce a brief explanation. तो brief explanation की कोई बात नहीं है, लिहाजा हमारा आंसर भी बनेगा 7 no change. Again I'm of the opinion that 7 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें no change is our answer because we tried to avoid the punctuation. So no punctuation is needed. So 7वें का हमारा है ए। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, आगे निकलते हैं। इज दैट क्लियर? अगला है पॉपुलैरिटी इन द टॉप जैज सर्कल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। इज दैट क्लियर? अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, वो ये कहता है, जरा गौर से सुने। अपॉन reviewing this paragraph and finding that some information has been left out, comma, the writer has been left out, comma, the writer composes the following sentence incorporating that information. Is that clear? अब हमारे पास ये है बात, ये देखिएगा। He became widely known as the man in the suit and with the reed players. और अब आप देखिएगा, this sentence would most logically be placed after, ये after D is our answer, after 6. ठीक है, D is our answer, D should be our answer. और फिर हम आगे आएंगे अगला 9. Is that clear? सबसे पहले मैं 9 आपको पढ़ा दूं ताकि आपके माइंड में एक बात आ जाए। ठीक है, ये दोबारा देख लीजिएगा। ये मैं पढ़ता हूं। मैनी अदर हैव फॉलोड कैब्स लीड, अब 9 है, हम पढ़ते हैं। एंड हैव मूव्ड फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट टू मिडल अमेरिका, ये है बात। ठीक है, like other folk music, American or things like that. अब आप देखिएगा हमारा आंसर जो है 9th के हम कर रहे हैं। I would like to repeat once again. Given that all choices are true, is that clear? Which one would most effectively tie together the two main subject of this essay? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है 9 की? ये आई एम सॉरी टू से दिस वन। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। गिवन दैट ऑल चॉइसेस आर ट्रू, कॉमा, विच वन वुड मोस्ट इफेक्टिवली टाई टुगेदर द टू मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस essay. अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहली है नो चेंज, दूसरी है एंड हैव एडेड टू द रिच ट्रेडिशन ऑफ अमेरिकन जैज। इज दैट क्लियर? ये 9th का बी है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाई 9th का बी? बिकॉज इट ट्राई टू क्रिएट ए सेंटेंस दैट मेंशन बोथ कैप कलोरी and American jazz,
and relate them to one another and relate them to one another. तो आज हमने किया है SAT.1 विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं इस ज़मन में एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि जी ये SAT.1 वालों के लिए है. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर दूसरे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनकी इम्प्रूवमेंट बनेगी. SAT.1 जो है जिन्होंने तो इम्तहान तो देना है लम्स के लिए भी, अमेरिकन यूनिवर्सिटियों के लिए, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर vocab, in order to improve their grammar, they should try to also go through it. So today we have done SAT.1.